नमस्कार साथियों, एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं देवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के सिलेबस में हमने पेपर 1 में पिछले वीडियो के माध्यम से वृद्धि और विकास में अंतर को समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम पेपर 1 के अंतर्गत वृद्धि और विकास के अंतर को समझने के पश्चात हम विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है, हर एक विशेषताओं को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथियों, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो की सभी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझते हैं। विकास की विभिन्न विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो विशेषता विकास गतिशील रूप में होता है, क्रमबद्ध रूप में होता है, पूर्व कथनीय रूप में होता है। ये सभी परिवर्तन के प्रारूप विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। दूसरी विशेषता में अधिक प्रगति विकास में होती है। विकास अधिक प्रकटीकरण के रूप परिणाम स्वरूप होता है। विकास अधिक परिपक्वता की ओर ले जाता है। तीसरी विशेषताओं में विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सम्मिलित होता है। चौथी विकास की विशेषता जो है विकास वृद्धि के अभाव में भी संभव है। और पांचवी विशेषता जो है विकास में मुख्यतः वृद्धि और ह्रास दोनों तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। उसके अलावा जो आगे की जो विशेषता है विकास की, जो विकास जो होता है वो बहुदैशिक होता है। बहुदैशिक का मतलब मल्टी डायरेक्शनल, एक से अधिक दिशाओं में विकास गमन करता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथ ही विकास जो है ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। विकास लचीलापन या संशोधन योग्य होता है और विकास जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। अब आइए हम बारी बारी से हर एक को समझने का प्रयास करते हैं, हर एक विकास की विशेषताओं के बिंदु को समझते हैं। पहले विशेषता में हमने देखा था विकास गतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप कहलाता है। अब यहाँ 3 स्थितियां सामने आती है। पहली स्थिति में हम गतिशीलता को देखते हैं। ये गतिशीलता क्या होती है? इस गतिशीलता को समझेंगे। गतिशीलता का संबंध निरंतर प्रक्रिया से है। अब ये निरंतर प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया ऐसी होती है जो लगातार चलते रहती है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया को हम निरंतर प्रक्रिया कहते हैं और इसमें गतिशीलता कायम रहती है। वहीं दूसरी स्थिति जो है वह क्रमबद्धता को दर्शाती है। अब दूसरी स्थिति में क्रमबद्धता को हम समझते हैं। क्रमबद्धता या क्रमबद्ध क्या होता है? अब क्रमबद्ध स्थिति में हम विकास को जब समझते हैं, विकास की विशेषताओं में, तो विकास का क्रम एक अनुसार से चलता है। अब एक अनुसार से कैसे चलेगा? अब देखिए, इसे हम समझते हैं बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म के पहले जो है वो गर्भावस्था में रहता है। जब बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म होने के बाद बालक जो है शैशव अवस्था की स्थिति में रहता है। इसे हम लिख सकते हैं शैशव अवस्था। बालक शैशव अवस्था में रहता है। शैशव अवस्था के पश्चात बालक जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करता है।
बाल्यावस्था के पश्चात बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो विकास का क्रम है वो बालक के जन्म से लेकर के उसके आगे की उम्र के अनुसार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सभी एक क्रम के रूप में चलते हैं। किशोरावस्था के बाद भी प्रौढ़ावस्था की उम्र में जाता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बालक के जो विकास का क्रम जो है वो एक क्रमिक रूप में होता है। शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, न कि शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, ऐसे नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि विकास जो है वो क्रमबद्ध रूप में चलता है। अब एक क्रम के अनुसार चलता है। इसमें बालक क्या करता है? बालक सबसे पहले सहारे के साथ बैठना शुरू करता है। अब बैठना शुरू करता है, उसके बाद घुटनों के बल बैठता है। इसे हम लिख सकते हैं, घुटनों पर बैठना शुरू करता है। उसके पश्चात सहारे से चलना शुरू करता है। सहारे के साथ चलना। बच्चा जब सहारे के साथ चलना शुरू कर देता है, उसके साथ जब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ता है तो वो स्वयं से चलना शुरू कर देता है, बिना सहारे के साथ चलना। स्वयं से चलना। स्वयं से चलना शुरू कर देता है। उसके बाद इतनी स्थिति में हमने देखते हैं कि जो विकास होता है वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, कहीं भी बच्चा जन्म लेता है तो इतने प्रक्रिया के साथ बालक जो है, बालक का विकास एक क्रमिक रूप में चलता है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि पूर्व कथनीय परिवर्तन का प्रारूप किस प्रकार से होता है। पूर्व कथनीय परिवर्तन जो होती है ये विकास की एक अवस्थाओं के रूप में होती है। पूर्व कथनीय परिवर्तन से हम जैसे लिखते हैं, परिवर्तन। पूर्व कथनीय परिवर्तन, ये परिवर्तन जो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा कथन जो पूर्व में पहले से ही एक अनुमान लगा लिया जाता है। बच्चा जो है शैशवावस्था में रहता है, शैशवावस्था में उसके बाद जो है वो बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जाता है,
किशोरावस्था के बाद वह युवावस्था, ये प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका जो क्रम है वो फिक्स है। शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से पहले शैशवावस्था में ऐसा नहीं है। ये जो कथन है वो पहले से निश्चित होता है और उसमें जो ही परिवर्तन होते हैं। बच्चा चाहे किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति धर्म में पैदा लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूर्व कथनीय परिवर्तनों के साथ ही चलते हैं। तो हमने वृद्धि और विकास की प्रथम विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा कि विकास गतिशील होती है, विकास क्रमबद्ध रूप में होती है, अब विकास पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। अब हम दूसरी विशेषता को हम देखते हैं, विकास अधिक प्रगति, अधिक प्रगटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। अब इसका क्या अर्थ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। विकास अधिक प्रगति और अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता, इसका क्या मतलब है, इसको समझें। अब तीनों में हम देखते हैं तो हर एक स्थिति में अधिक सब जुड़ा हुआ। तो ये जो प्रगति है, प्रकटीकरण है और जो है परिपक्वता, ये सामान्यतः क्या होती है हम इसको समझेंगे। और इसके बाद ये तीनों का संबंध जो है अधिकता से, तो जो अधिकता से है इसको हम समझेंगे। ये तीनों अधिक है, अधिक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों का विकास से क्या संबंध है। तो बारी बारी से हम एक एक को समझते हैं। अब अधिक प्रगति से क्या तात्पर्य है। अधिक प्रगति से तात्पर्य हमारा निरंतर चलते रहने से, निरंतर चलते रहने से है। अब निरंतर चलते रहना मतलब कि कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया। विकास जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास में जो है कभी रुकावट नहीं आता, और विकास में जब रुकावट आ जाती है इसका मतलब समझा जाता है कि व्यक्ति जो है अंतिम अवस्था में प्रवेश कर चुका है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। अब हम देखते हैं प्रथम विशेषता के अंतर्गत गतिशीलता को हम समझेंगे और समझे थे, और उसी गतिशीलता में निरंतरता कायम होती है। तो ये प्रगति जो है निरंतरता के अनुरूप चलता है। अब अधिक प्रकटीकरण को हम समझते हैं। अब ये जो अधिक प्रकटीकरण है, अब अधिक प्रकटीकरण से हमारा तात्पर्य जो है किसी भी चीज को बाह्य रूप में प्रदर्शित करना। विकास के संदर्भ में प्रकटीकरण जो होता है बाह्य रूप में प्रदर्शित करता है। विकास बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सभी जो है बाह्य रूप में किसी न किसी तरीके से प्रदर्शित होते हैं, भाषा और विचार के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रकटीकरण जो है बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है।
अब आते हैं परिपक्वता की ओर। परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता जो है एक निश्चित आयु सीमा में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, जैसे बालक जब शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो जैसे ही एक उम्र के पार करने के बाद दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो बालक में परिपक्वता आ जाती है। और यह परिपक्वता जो होती है वो पिछले आयु की तुलना में कहीं अधिक होती है, क्योंकि शैशव अवस्था में रहता है बालक, जब चलना सहारा लेकर के खड़ा होना सीखता है, लेकिन बालक जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां करने लगता है, अपने बिना सहारे के चलना बुलना और हर एक तरह के काम में, घर के काम में भी हाथ बटाना शुरू कर देता है, इधर उधर दौड़ना धूपना शुरू कर देता है बालक। वहीं बालक जब बाल्यावस्था की तुलना में जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो परिपक्वता और अधिक देखने को मिलती है। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि परिपक्वता जो होती है वो एक निश्चित आयु सीमा, निश्चित आयु सीमा तक व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में जैसे जैसे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है परिपक्वता बढ़ते जाती है। अब आइए, जो वृद्धि का उच्चतम स्तर होता है, परिपक्वता को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वृद्धि का उच्चतम स्तर। वृद्धि के उच्चतम स्तर को हम परिपक्वता के नाम से जानते हैं। अब ये वृद्धि का उच्चतम स्तर किस प्रकार से होता है, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बच्चा जब 2 माह में रहता है तो 2 माह के बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता है सही से। वही बालक जब 8 महीने का हो जाता है तो 8 महीने में जो बच्चा है वह खड़ा होना शुरू कर देता है। 12 से 15 महीने में वह चलना सीख लेता है। इस प्रकार से हम बच्चे में जो परिपक्वता देखते हैं 2 महीने से 12 से 15 महीनों के बीच में जो अंतर है समय का, इस बीच में जो परिपक्वता है जो पूर्ण रूप से एक बालक के अंदर एक निश्चित उम्र में विकसित हो जाती है। हम विकास की तीसरी अवस्था को देखते हैं, विकास की तीसरी विशेषता को देखते हैं। तीसरी विशेषता कहता है विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सम्मिलित होता है। अब यहाँ पर जो है हमें समझना है कि ये जो निर्वात होता है, निर्वात क्या होता है। निर्वात अर्थात वायु की अनुपस्थिति, ऐसा स्थान जहां हवा न हो, वायु की अनुपस्थिति को हम निर्वात के नाम से जानते हैं। अब वायु की अनुपस्थिति जहां होगी वहां पर विकास की संभावना
नगण्य हो जाती है। एक बालक के विकास को कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में न तो वृद्धि होगी और न ही परिपक्वता होगी। और जब वृद्धि और परिपक्वता नहीं होगी, वृद्धि परिपक्वता वृद्धि और परिपक्वता नहीं होगी तो अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी, और जब अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी तब विकास भी संभव नहीं है। अब वृद्धि और परिपक्वता के लिए वायु की उपस्थिति होनी आवश्यक है। अब यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में कह रहा है विकास घटित नहीं होती है। बात बिल्कुल सही है। निर्वात में विकास का घटित नहीं होने का तात्पर्य है कि वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, इन तीनों के लिए वायु की उपस्थिति जरूरी है। वायु की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हवा और समाज, परिवार और सभी प्रकार के हमारे आसपास के जो है भौतिक सामग्री, सामाजिक सामग्री मौजूद होते हैं, जिसमें हवा का प्रवेश होता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये विकास की विशेषताओं को किस प्रकार से बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में बालक का जन्म होता है, ऐसे समझते हैं, जिस समाज में बालक का जन्म होता है, जहाँ बालक का जन्म होता है उसके जो परिवेश होते हैं, उसके आसपास के परिवेश, उसके परिवार, पास पड़ोस, परिवार, बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में उसके परिवार आते हैं, उसके पास पड़ोस आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, समाज आते हैं, मीडिया आते हैं, और भी बहुत सारे चीज आदि आते हैं। ये परिवेश जो होते हैं उनके संस्कृति को प्रभावित करते हैं। संस्कृति में उस परिवार का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, भाषा, खान पान, त्योहार आदि, ये सभी जो होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आते हैं, जो कि विकास को प्रभावित करते हैं, और ये विकास की एक विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। आगे हम विकास की विशेषता की बात करें तो विकास जो है सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है।
अब सार्थक वृद्धि का अभाव को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको समझेंगे। सार्थक वृद्धि का अभाव क्या होता है? सार्थक वृद्धि का अभाव, अभाव का तात्पर्य कमी से और सार्थक वृद्धि का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक निश्चित अर्थ होता है। अब इस चीज को हम सार्थक वृद्धि के अभाव को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति की जितना लंबाई है उसके अनुसार उसकी मानसिक परिपक्वता नहीं है, या किसी व्यक्ति की लंबाई, मोटाई, शरीर के चौड़ाई, इसके अनुसार से उसका शरीर का विकास नहीं हुआ, ये कोई जरूरी नहीं। व्यक्ति के लंबाई, मोटाई, शरीर के चौड़ाई आदि के अनुरूप भी, या फिर किसी व्यक्ति का कोई अंग क्षतिग्रस्त है, तो इस प्रकार से भी सार्थक वृद्धि के अभाव में विकास जो है संभव हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है, उसका किसी अंग से क्षतिग्रस्त है और वो क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खेल में अग्रणी देखा जाता है, अर्थात उसे हम सफल देखते हैं, जो उसके विकास को दर्शाता है। तो सार्थक वृद्धि के अभाव में भी विकास इस प्रकार से संभव है। यह विशेषता जो है इसी चीज को प्रदर्शित करती है। अब इसके साथ साथ जो है आगे के विशेषता को देखते हैं। विकास में मुख्यतः वृद्धि और ह्रास दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब वृद्धि और ह्रास, वृद्धि है और एक है ह्रास। अब वृद्धि जब भी होगा तो आगे की दिशा में होगा, इस तरीका से चलेगा, और ह्रास जब भी होगा तो इस दिशा में चलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस की स्थिति में होंगे और ये प्लस की स्थिति में होंगे। अब इस चीज को हम समझते हैं कि जब बालक जो है जब शैशव अवस्था में रहता है तो शैशव अवस्था के साथ साथ वह बाल्यावस्था में भी प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरावस्था के प्रवेश करने के साथ साथ वह फिर प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। जब बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, अब यहाँ से स्थिति जो होती है प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के पश्चात एक निश्चित समय के बाद वो जो बच्चा है उसमें जो है विकास की स्थिति निरंतर चलते रहती है, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, या हम कहें तो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। तो ये प्रौढ़ावस्था के बाद जो है धीरे धीरे है वही बालक जो है बूढ़ा होने लगता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है उसके अंदर तो उसमें कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जबकि हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो देखते हैं तो विकास की स्थिति में तो यहाँ कार्य क्षमता में अधिकता नजर आता है। किसी भी कार्य को इतने सहज ढंग से कर पाता है जितना सहज ढंग से ये प्रौढ़ावस्था में नहीं कर पाता है। तो इसे हम समझ सकते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि और यहाँ कार्य क्षमता में कमी। अब इस चीज को हम इस तरीका से भी समझते हैं कि एक बालक जो है 10 साल का बालक या 12 साल का बालक जो है इतनी तेज गति से दौड़ सकता है, वही एक 50 साल या 60 साल का जो बूढ़ा आदमी है वह उतनी तेजी से एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसमें कार्य क्षमता की कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात इससे पता चलता है कि विकास जो है
वृद्धि के साथ साथ ह्रास को भी दर्शाता है, अर्थात विकास में दोनों तरह के परिवर्तन निहित होते हैं, जो कि वृद्धि और ह्रास सम्मिलित होते हैं। अब विकास की आगे की विशेषता को देखते हैं। विकास बहुदैशिक होता है। विकास बहुदैशिक का क्या तात्पर्य है? अब विकास जो है विभिन्न दिशा में होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिया हम इसे विकास के रूप में समझते हैं। विकास जो है इस प्रकार से समझते हैं। अब विकास शारीरिक भी होता है, विकास मानसिक भी होता है, विकास भावात्मक भी होता है, विकास नैतिक भी होता है, विकास भाषाई भी होता है, विकास सामाजिक भी होता है। तो इस प्रकार से विकास तो हम देखते हैं तो पता चलता है कि विकास जो है विभिन्न दिशा में गमन करता है। एक दिशा अस्थिर नहीं है कि केवल शारीरिक पक्ष में ही जाएगा, या फिर केवल मानसिक पक्ष में ही जाएगा, या फिर केवल सामाजिक पक्ष में ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक पक्ष को हम संज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं, जो बालक में कितना संज्ञान का विकास हुआ है। ये भावात्मक पक्ष को हम संवेगात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। संवेगात्मक तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विकास है बहुत सारे दिशाओं में गमन करता है। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, भावात्मक या संवेगात्मक, नैतिक और भाषाई विकास सम्मिलित होते हैं। अब विकास की अगली विशेषताओं की बात करते हैं। तो विकास जो है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब एक दूसरे के पूरक विकास और वृद्धि कैसे होते हैं, हम इस चीज को समझते हैं। वृद्धि जो होता है केवल शारीरिक पक्ष में होता है, इसमें कोई दो राय कहने की जरूरत नहीं है। एक बालक है, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। टेढ़ा हो गया। एक बालक है। अब इसका जो है शारीरिक विकास जो है, जो भी शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, अब ये शारीरिक विकास जो होगा ये वृद्धि के साथ चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बाहरी रूप से हमको प्रदर्शित होगा। वहीं इसके शारीरिक विकास के अलावा अन्य पक्ष, अब जैसे मानसिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास की जो अवस्थाएं होगी
वह साथ साथ चलेंगे। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, अब ये सभी जो है शारीरिक विकास के साथ साथ चलेंगे। तो शारीरिक विकास के साथ साथ चलेंगे यानी वृद्धि भी उसमें सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब विकास की अगली विशेषता को हम देखते हैं। अगली विशेषता को हम देखते हैं तो पता चलता है कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होती है। अब ये ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित हमारा विकास किस प्रकार से होता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। अब वर्तमान समय में जो है जापान की स्थिति जो है देखते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ अभी भी ऐसा देखने को मिलता है कि कई जनरेशन तक के वहाँ जो है लूल्हे लंगड़े बच्चे जो है पैदा हुए। उस प्रकार से जो बम गिराया गया उसका प्रभाव जो है देखने को मिला। हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर, इस पर अब ये वर्तमान जापान जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है, इस शहर में इस चीज़ को देखने को मिला। ये कब हुआ था? 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी। ये कब की बात है? 1945 की बात है। और इसका जो है बहुत लंबे समय तक प्रभाव इसको देखने को मिला। तो ये जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है विकास में, जो उसके कई जनरेशन्स को प्रभावित करता है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं विकास जो है ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। विकास लचीला होता है या फिर संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला होता है किस प्रकार से, और इसमें संशोधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसको सामान्य रूप से हम उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मान लिया जाए कि आपने पिछली परीक्षा जो दी थी, पिछली परीक्षा ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष की दी थी। तो जो दूसरे वर्ष की परीक्षा जो ग्रेजुएशन की दी थी, उसमें आपका जो अंक है, अंक अगर कम आया, कम हासिल हुई किसी भी कारण से, कम अंक प्राप्त किए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कम अंक प्राप्त हुए, कम प्राप्त हुए। तो जब हमें कम अंकों की प्राप्ति हुई तो अगले वर्ष हमने और अधिक मेहनत की, तथा अच्छे नंबर से पास हुए। अब हम इस चीज को समझते हैं। अब इसमें पिछली परीक्षा जो ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष का जो परीक्षा था, उसमें हमें अगर कम अंक प्राप्त हुए तो हमें पता चलता है कि जो हमें अंकों की प्राप्ति में जो कमी आई, वो कमी कहाँ थी। वो कम अंक की प्राप्ति को हम समझते हैं
और उसी के अनुसार से हम मेहनत को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। और अधिक प्रभावी बनाने के साथ एक स्थिति ऐसी आती है कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। और अच्छे नंबर से पास होने के बाद हम जो है किसी भी आगे के कोर्स में एडमिशन हम ले लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दूसरे स्थिति में जाने के लिए विकास जो है लचीलापन प्रदान करता है और विकास में संशोधन संभव है। अब इसके अलावा जो है हम विकास की दूसरी विशेषताओं को समझते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक प्रक्रियाओं के परस्पर क्रिया से प्रभावित होती है। अब इसको अंततः रूप में समझते हैं कि क्या कहता है। विकास जैविक रूप में, संज्ञानात्मक रूप में, सामाजिक तथा सांवेगिक प्रक्रिया के रूप में है। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। ये एक कहता है विकास जो है जैविक प्रक्रियाएं, हम इसे समझते हैं। जैविक प्रक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जो जीवों के द्वारा संचालित होती है उसे हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। विकास आनुवंशिकी या इसे हम वंशानुक्रम कह सकते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण बराबर विकास, T = H/E। ये हमारे जैविक प्रक्रिया को दर्शाता है। आनुवंशिकी जो होती है, वंशानुक्रम जो होती है, एक क्रम में चलती है और वंशागत चलती है। जैविक प्रक्रिया में जो होता है हम पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण। अब ये गुणों का स्थानांतरण जो होता है वो माता पिता के द्वारा उसके बच्चों में होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण तो हो गया, तो इसमें जो है बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन जो है वृद्धि के अंतर्गत देखे जाते हैं। अब देखते हैं जैविक प्रक्रिया में वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। वृद्धि के अंतर्गत परिवर्तन, इसके साथ विकास क्योंकि शामिल होते हैं, तो वृद्धि के अंतर्गत परिवर्तन हमारे कौन से हैं जो दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन। अब इसमें सबसे पहला है आँखों का रंग। बच्चा के जो आँख होता है उसका रंग जो है किसी किसी का भूरा रहता है, किसी किसी का सामान्य रूप में काला रहता है, किसी किसी का जो है हल्का अलग तरीके का मतलब देखने में लगता है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि जो उसके आँखों का जो रंग होता है वह आनुवंशिकी रूप से प्रभावित होता है। और उसके अलावा उसके बालों का रंग, बालों का रंग, उसके जो सिर पर बाल होते हैं उसका रंग भी आनुवंशिकी रूप से प्रभावित होता है। उसके अलावा उसके चेहरे का रंग, इसके अलावा शारीरिक बनावट, इसके अलावा नाक नक्शा, नाक नक्शा को हम कंस्ट्रक्शन, फेस कंस्ट्रक्शन को भी कह सकते हैं आदि। ये सभी चीज़ें जो होती है
जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलती है। हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। हम जैविक प्रक्रिया को देख चुके हैं, अब संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने से पहले हम दो प्रकार की स्थितियों को समझेंगे। अब दो प्रकार की स्थितियों में क्या क्या है उसको समझ। सबसे पहले संज्ञान को समझें, और उसके बाद संक्रिया को समझें। संज्ञान को अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन, और संक्रिया को अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं। अब ये संज्ञान क्या होता है और संक्रिया क्या होती है। संज्ञान का तात्पर्य है किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होना। अच्छी तरीके से जो ज्ञान होता है उसी को हम संज्ञान के रूप में जानते हैं। वहीं संक्रिया जो होती है अच्छे प्रकार से किसी भी कार्य को करना, अच्छे तरीके से किसी भी क्रिया को करना। ये संक्रिया कहलाती है। अब उसके बाद जो है ये कैसे कैसे चलता है उसको समझना है। बालक जब शैशव अवस्था में रहता है, शैशव अवस्था में रहता है, शैशव अवस्था के अंत तक की, शैशव अवस्था के अंत तक हम इसको कह सकते हैं लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष। ये 5 वर्ष में बालक क्या करता है, औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश ले लेता है, अर्थात विद्यालय में बच्चे का नामांकन हो जाता है। जब बच्चे का नामांकन विद्यालय में होता है उस समय जो विद्यालय बच्चा जाता है तो क्या बच्चा कुछ नहीं जानता है। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को लेकर के स्कूल में जाता है, जैसे क ख ग घ अंगा ABCDEFG 1 2 3 4 100 तक गिनती या 50 तक गिनती, पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का पहाड़ा। इस प्रकार से कुछ कुछ जो है जानकारियां ले करके बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, अर्थात किसी भी चीज के बारे में पूर्व ज्ञान बच्चे को होती है उसी के अनुसार से जो एक्टिविटी करता है। और ये सभी चीजें जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आती है, इसमें संज्ञान भी सम्मिलित होती है और संक्रिया भी सम्मिलित होती है। अब इस चीज को देखिए, हम समझते हैं कि बच्चा जो है पूर्व ज्ञान लेकर के विद्यालय में प्रवेश करता है। पूर्व ज्ञान के बाद बच्चे को और जो चीजें पढ़ाई जाती है उसके साथ उसके जो नवीन ज्ञान है वो जुड़ते जाते हैं। जैसे बच्चा क ख ग घ लिखना जानता था, क ख ग घ अंगा, बच्चा यहाँ तक जानता था, लेकिन बच्चे को इसके साथ साथ बताया गया कि इसको मैं कमल, कमल इस प्रकार से लिखना है। तो इसको लिखने के लिए उसका पूर्व ज्ञान जो था क ख ग घ अंगा, ये जो ककहरा था, इसमें उसने क को पहले समझ चुका था, ककहरा के बाद आगे म को भी समझ चुका था, ल को भी समझा, और ये तीनों को जोड़ करके आपस में कमल लिख दिया। अर्थात बच्चे का जो पूर्व ज्ञान था
और पूर्व ज्ञान के साथ साथ बच्चे के जो नवीन ज्ञान जो विद्यालय में मिला उससे वह एक नया चीज सीखा, सबको जोड़ करके लिखना सीखना, लिखने के लिए सीख गया। अब बच्चा जो है क्या करता है, इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो अनुभव प्राप्त होता है, ये बच्चा एक निश्चित उम्र के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, वो बच्चा जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है। ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं जो है बच्चा जो है करना शुरू कर देता है। एक जगह अवधान करना शुरू कर देता है, उसको हम अटेंशन कहते हैं, अटेंशन हो जाता है। उसके बाद बच्चा जो है किसी भी प्रकार की समस्या जब आती है सामने तो उसका समाधान जो है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करना शुरू कर देता है। ये समस्त चीजें जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब जो है हम इसके अलावा सामाजिक और संवेगिक प्रक्रिया को समझ। अब ये जो सामाजिक प्रक्रिया और संवेगिक प्रक्रिया होती है इसको भी हम समझ लेते हैं कि सामाजिक और संवेगिक प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिक संवेगिक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया में एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति के साथ जो परिवर्तन होता है अंतःक्रिया के फलस्वरूप, जिसमें उसके संवेग शामिल होते, उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होते हैं ये सभी शामिल होते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के साथ साथ समझते हैं। एक किशोर जो है मतलब कि बच्चा का लगभग उम्र 13-14 साल का, वो मैच जब जीतता है, मैच खेलता है क्रिकेट तो जीत जाता है, तो जीतने पर वो अपनी खुशी को जाहिर करता है, वो बच्चा खुश होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा टीम के लोग, दूसरा टीम का जो किशोर है मैच हार जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है एक टीम जीतेगी तो दूसरा टीम हारेगी, वो निश्चित है। तो बच्चा जब मैच में हार जाता है तो हारने वाले जो बच्चे होते हैं वह दुख प्रकट करते हैं, जबकि जो जीतने वाले बच्चे होते हैं वो खुशी प्रकट करते हैं। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, किशोर जो है मैच जीतने पर खुशी व्यक्त करता है। और वही दूसरा किशोर जो है मैच हारने पर दुख प्रकट करता है। अब इसको समझिए, एक जो जीतने पर खुशी व्यक्त करता है और दूसरा जो है जीतने पर ही हारने पर दुख प्रकट कर रहा है। इसका मतलब एक अपने संवेग को खुशी के रूप में प्रकट कर रहा है, अपने व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होते हैं उसे खुशी के रूप में जाहिर कर रहा है। वही दूसरे जो है वो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन को दुख के रूप में व्यक्त कर रहा है। ये सभी परिवर्तन जो है उसके बाह्य रूप में दिखाई देने वाले परिवर्तन होते हैं। ये सामाजिक संवेगिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत होते हैं और ये विकास जो है इनसे प्रभावित होती है। विकास इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक विद्याओं में एक महत्वपूर्ण सरोकार के रूप में विकास जो कार्य करता है। ये विभिन्न प्रकार के विषय जैसे मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, इन सभी में जो है मानव विकास का जो अध्ययन करता है वो है हमारा विकास। इस प्रकार से हमने आज विकास की विभिन्न विशेषताओं को
बारी बारी से विस्तृत रूप से समझा। आशा करते हैं आपको यह जो विकास की विशेषताएं बताई गई इस वीडियो के माध्यम से जो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा पुनः देखें, रोक रोक करके देखें, ताकि हर एक स्थिति को बारीकी से समझ लें और ये आपके बीएड प्रथम वर्ष के साथ साथ आपको सीटेट के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है और आगे आने वाले सभी वीडियो के पीडीएफ जो है आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।